जब एकमात्र सुरक्षित जगह भी अस्तित्व में नहीं रहती तो आप कहां भागते हैं? यही सवाल है जो हजारों रूसी सैनिक अभी खुद से पूछ रहे हैं, क्योंकि जमीन में जो गड्ढा था जिसमें वे ड्रोन से छुपते थे, अब वह काम करना बंद कर चुका है। इस बदलाव के जिम्मेदार एक धातु का टुकड़ा है जिसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं। ये समझने के लिए कि ये सब कुछ कैसे बदल देता है, आपको समझना होगा कि इस युद्ध की अग्रिम पंक्ति क्या बन गई है। अब यह पहले की तरह खाइयों और तोप खाने की जमीन नहीं रही। अब यह एक खुला शिकार क्षेत्र बन गया है। आज ड्रोन रूसी हताहतों में से 80% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ा खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर 10 में से 8 रूसी सैनिक जो मरते हैं वे ड्रोन की वजह से मरते हैं। अब रूसी सैनिक आखिरी हमले में नहीं मरता, वह चलते हुए मरता है, इंतजार करते हुए मरता है, उसी पल मर जाता है जब आसमान में एक कैमरा उसे देख लेता है। मोर्चे की कुछ सबसे गर्म जगहों पर रूसी सैन्य ब्लॉगर्स का अनुमान है कि एक हमलावर सैनिक की औसत उम्र 20 से 35 मिनट होती है। आपने सही सुना, ये 5 दिन नहीं 5 मिनट है, और ये गिनती खुद रूसी चैनलों से आई है। और भले ही ये गिनती सटीक ना हो, ये उस घबराहट के बारे में सच बताती है जो फैल गई है। इस खतरनाक हालात में रूसी सैनिक ने एक जीवित रहने का एक नियम सीख लिया है। ड्रोन दिखते ही आप नीचे उतर जाते हैं, आप तहखाने में छुपकर खुद को ढक लेते हैं, और युद्ध अब यही बन गया है, आसमान से छुपने की एक जबरदस्त कोशिश। देखिए, जैसे यूक्रेन की सड़कें 1000 से भी ज्यादा करीब 1100 किलोमीटर की रसद मार्ग एंटी ड्रोन जाल वाले टनलों से ढकी हुई है। दोनों तरफ के खंभों पर हरी जालियां तनी हुई है जो सड़क के ऊपर एक लगातार गलियारा बनाती हैं। कार और ट्रक नीचे से गुजरते हैं, ऊपर से सुरक्षित रहते हैं। और यूक्रेन 2026 के अंत तक हजारों किलोमीटर और लगाने की योजना बना रहा है। 26. दूसरी ओर रूसी भी यही कर रहे हैं। वे सड़कों को जाल से ढकते हैं, वे गांवों के तहखानों में छुपकर दुआ करते हैं कि आसमान का कैमरा उन्हें न देखे। वे बंकर बनाते हैं जिनकी छत लकड़ी के तनों से बनी होती है और ऊपर से 30 सेंटीमीटर से ज्यादा मिट्टी डाली जाती है ताकि छर्रे और धमाके की लहर को सोखा जा सके। मिट्टी आखिरी रक्षा बन गई है। उसके नीचे सैनिक सुरक्षित था और ये काम करता था। यही बात है, बहुत समय तक जमीन के नीचे उतरना कारगर था। इसलिए नहीं कि बंकर अजेय बना देता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे भेदना बहुत महंगा था। सोचिए कि यूक्रेन दुश्मनों से भरे एक तहखाने से कैसे निपटता था। वो ऐसा करती थी, एक ड्रोन भेजती थी, फिर दूसरा, फिर एक और, एक के बाद एक बार एक ही जगह पर छत को तोड़ने के लिए गड्ढा बनाने की कोशिश करते हुए। लेकिन इसमें एक समस्या थी, यह धीमा था और इसमें गोला बारूद लगता था। और सबसे बुरी बात, इससे चेतावनी मिल जाती थी। हर विस्फोट के साथ अंदर मौजूद रूसी जानते थे कि उनका शिकार किया जा रहा है, और कई बार वे बच निकलते थे इससे पहले कि रक्षा भेद दी जाए। जब ये काम करता, नतीजा बहुत क्रूर होता। ऐसी ही एक कार्रवाई में कुर्स्क की दिशा में एक यूक्रेनी यूनिट ने 7 रूसी सैनिकों के एक समूह को निशाने पर लिया जो एक तहखाने में छिप गए थे। एक के बाद एक बार ड्रोन उस जगह पर लगातार हमला करते रहे। जो 7 अंदर गए थे उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया।
देखिए इसकी कीमत क्या थी। वह तहखाना ढूंढना पड़ा, कई ड्रोन खर्च हुए और किस्मत से हमले में कोई भाग नहीं सका। ये तरीका असरदार था लेकिन महंगा था और सबसे बड़ी बात ये बहुत धीमा था। जालों के पीछे भी यही तर्क था। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो सीधे लक्ष्य की ओर उड़ता है और टकराने पर फट जाता है, वह जाल से टकराता है और असली जगह तक पहुंचने से पहले ही फट जाता है। जाल को मजबूत होने की जरूरत नहीं है, उसे बस इतना करना है कि ड्रोन समय से पहले ही फट जाए। और यूक्रेन ने इस खेल में दोनों तरफ भारी निवेश किया है। उसने खास तौर पर हवा में ड्रोन पकड़ने के लिए पोर्टेबल जाल प्रक्षेपक बनाए हैं। उनमें से एक चिपा एक डिस्पोजेबल ट्यूब है जो एक जाल फेंकता है जो उड़ान में खुल जाता है, प्रोपेलर में उलझ जाता है और ड्रोन को गिरा देता है। दूसरा ताश का 4x4 मीटर का जाल 30 मीटर तक की दूरी पर फेंकता है। सरल सस्ते समाधान एक ऐसी समस्या के लिए जिसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हल नहीं कर पा रहा था। लेकिन ध्यान दें कि इन सभी रक्षा उपायों में क्या समानता है। जाल, तहखाना, मिट्टी का बंकर, ये सभी केवल एक ही चीज के खिलाफ काम करती हैं। ड्रोन जिसे विस्फोट के लिए लक्ष्य छूना होता है, अगर ये हटा दे तो सब गिर पड़ते हैं। यूक्रेन ने अभी इसे हटा दिया है। रूसी चैनलों पर एक नए ड्रोन बम की तस्वीरें घूमने लगी हैं और ये इतनी साधारण है कि ये जुगाड़ में बनाई हुई लगती है। यह एक सामान्य बम है, जैसा कि कोई भी भारी ड्रोन गिरा सकता है, लेकिन इसमें एक फर्क है। किसी ने इसके सिरे पर एक नुकीली धातु की कील वेल्ड कर दी है, ऐसी कील जो आमतौर पर बाड़ के खंभे के आधार पर दिखती है। ये समझने के लिए विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है कि ये क्या करती है। नोक छेद करती है, ये जाल को पार कर जाती है, ये तहखाने के दरवाजे को काट देती है और बंकर की मिट्टी को भेद देती है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा जो वाकई में मायने रखती है। बम टकराने पर नहीं फटता, उसमें एक देरी से काम करने वाला फ्यूज होता है। वो पहले अंदर घुसती है और बाद में फटती है। अंदर जहां सैनिक सोचता था कि वह सुरक्षित है। और अगर आपको लगता है कि इसके लिए आपको अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत है, तो मुझे आपको आंकड़े दिखाने दीजिए, क्योंकि फोर्ब्स पत्रिका ने उपलब्ध तस्वीरों का विश्लेषण किया। अनुमान है कि यह लगभग 11 किलो का बम है। इसे सैकड़ों मीटर ऊंचाई से गिराया गया था। ये सख्त जमीन के 30 सेंटीमीटर से अधिक अंदर जा सकती है। ये 1 मीटर से ज्यादा नरम मिट्टी में घुसकर फटती है। इसकी नोक को हाथ से वेल्ड किया गया लगता है और इसमें आम दुकान की कील से भी मोटा धातु इस्तेमाल हुआ है। यानी किसी ने वर्कशॉप में जाकर एक लोहे का टुकड़ा लिया और उसे बंकर भेदी हथियार में बदल दिया। और अब आती है दिलचस्प बात। इस बम के पीछे का विचार कोई नया नहीं है। भेदी बम लगभग 1 सदी से मौजूद है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों ने 2 विशाल बम बनाए, टॉल बॉय और ग्रैंड स्लैम, जिनका वजन क्रमशः 5 और 10 टन था। उन्होंने उन्हें भूकंप बम कहा। दशकों बाद अमेरिका ने इस अवधारणा को चरम तक पहुंचाया। 14,000 किलो के एक दैत्य के साथ जो विस्फोट होने से पहले दर्जनों मीटर जमीन में घुस सकता था। अब तुलना करें। एक तरफ टन टन वजनी बम जो करोड़ों की कीमत वाले बम वर्षक विमानों से गिराए जाते हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन उसी भौतिक सिद्धांत तक पहुंच गया 11 किलो के साथ, और एक वर्कशॉप की वेल्डिंग जिसे एक ड्रोन ने पहुंचाया। जिस कॉन्सेप्ट के लिए दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक चाहिए था, अब वह सस्ता ड्रोन भी कर सकता है। और इसका वीडियो भी है। ड्रोन से ली गई ये फुटेज देखें। ये दिखाता है कि निशाना जमीन पर एक बिंदु पर लॉक है जो तबाह इमारतों के बीच है। बम गिरता है और ऑडियो में एक आवाज रूसी में चिल्लाती है, अंदर गया। कुछ सेकंड बाद ठीक उसी जगह से
धमाका होता है। विलंबित फ्यूज ने अपना काम किया। बम पहले अंदर घुसा और फिर फटा। एक पल रुककर सोचिए, इसका उस दूसरे सैनिक पर क्या असर है। और अगर आप समझ गए कि ये बम खेल को कैसे बदल देता है, हम हर हफ्ते ऐसा विश्लेषण करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो मिस न हो। क्योंकि अब जिंदा रहने का वह नियम जो रूसी सैनिक ने 4 सालों में सीखा था, अब वो काम नहीं करता। नीचे जाना अब सुरक्षा नहीं देता। जाली अब सुरक्षा नहीं देती। लकड़ी और मिट्टी की छत अब सुरक्षा नहीं देती। एक ही वार में बिना किसी चेतावनी के बम छत को पार कर अंदर फट जाता है। अब वो कई धमाके नहीं होते जिनसे भागने का समय मिल जाता था। अब बस एक ही धमाका होता है और वो अंदर से आती है। और जाहिर है ये बम अपने आप युद्ध को खत्म नहीं करेगा। रूस शायद इसके अनुकूल होने की कोशिश करेगा। वो ज्यादा सुरक्षित जगहें ढूंढेगा, सैनिकों को छोटे स्थानों में फैला देगा। इस युद्ध में हमेशा ऐसा ही हुआ है। हर नए हथियार का दूसरी तरफ से जवाब मिलता है। लेकिन ध्यान दो, इससे कैसी दौड़ शुरू होती है। एक तरफ एक बम है जो लगभग कुछ भी नहीं खर्च करता और किसी भी वर्कशॉप में बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ रूस को अपनी सेनाओं को फैलाना पड़ता है। हर समय छुपने की जगह बदलनी पड़ती है और हर पोजीशन पर और ज्यादा मिट्टी डालनी पड़ती है। और हर रूसी जवाब उसे भेदने आने वाले उस सस्ते बम से ज्यादा धीमा, महंगा और भारी होता है। और यही वो जगह है जहां यूक्रेन की असली बढ़त है। बढ़त बजट में नहीं, रफ्तार में है। यूक्रेन कुछ हफ्तों में वही चीजें अपना लेता है जिन्हें रूस को नकल करने में महीनों लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। 2024 में रूस ने रूबिकॉन नामक एक एलिट ड्रोन यूनिट बनाई, जिसे खास तौर पर यूक्रेनी तरीके से युद्ध करने की नकल करने के लिए बनाया गया था। इंजीनियर, प्रोग्रामर और पायलट मिलकर काम करते हैं, नए आइडिया आजमाते हैं और सीखी बातें सेना के साथ साझा करते हैं। यह इतनी खुली नकल थी कि विश्लेषक रूबिकॉन को यूक्रेनी नवाचार के लिए रूसी सीधा जवाब बताते हैं। यानी यूक्रेन तरीका इजाद करता है और रूस उसे दोहराने के लिए पीछे दौड़ता है। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां कोई भी सेना नहीं होना चाहती। जो रफ्तार तय करता है उससे हमेशा एक कदम पीछे। इसका असर सिर्फ एक तहखाने से कहीं ज्यादा है। 8 के मुकाबले 1 के अनुपात में अपने सैनिक खोने के बावजूद रूसी सेना अब भी दोनेत्स्क के कुछ हिस्सों में जमीन हासिल कर रही है। यूक्रेन की लाइन में छोटे घुसपैठी समूह भेजे जा रहे हैं, लेकिन जमीन का एक टुकड़ा लेना एक बात है, उस टुकड़े को संभालना दूसरी बात है। अब तक जब कोई रूसी समूह किसी जगह पर कब्जा करता था तो वे खुद को वहां गाड़ लेते थे और उसकी रक्षा करते थे। वे खुदाई कर आश्रय बनाते और अगली बढ़त के लिए उसे आधार बनाते थे। यह भेदी बम ठीक इसी चरण को निशाना बनाता है। अगर कोई ऐसा आश्रय नहीं है जो टिक सके, तो जो कुछ भी जीता है उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पहले सहारा था अब वही एक जाल बन जाता है। और इसका असर सिर्फ मोर्चे तक ही सीमित नहीं रहता। वही बम जो एक बंकर को भेज सकता है, वह रूस द्वारा सुरक्षित की गई दूसरी चीजों को भी भेज सकता है। गोला बारूद के भंडार, तेल टर्मिनल, मजबूत कमांड पोस्ट। ऐसे लक्ष्य जो एक साधारण ड्रोन का सामना कर सकते थे, वे शायद अंदर घुसकर फटने वाले भेदी बम का सामना न कर पाए। रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन ने इन बमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। तो अब शुरुआत वाले सवाल पर वापस आइए। जब एकमात्र सुरक्षित जगह भी खत्म हो जाए तो आप कहां भागेंगे? मोर्चे पर मौजूद रूसी सैनिक के लिए फिलहाल इसका जवाब डरावना है। कहीं भागने की जगह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है, और यही इस युद्ध को बाकी सभी युद्धों से इतना अलग बनाता है, यहाँ कोई स्थायी रक्षा नहीं है। कोई दीवार, कोई जाल, कोई बंकर कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं टिकता, इससे पहले कि कोई सस्ती और साधारण चीज आ जाए जो उसे भेद दे। स्टेक बम अंत नहीं है,
इस दौड़ का। ये बस सबसे नया तरीका है और यही रफ्तार एक लोहे के टुकड़े को ऐसे हथियार में बदलने की क्षमता जो उस आश्रय को बेअसर कर दे जहां दुश्मन पनाह लेता था, यही आज भी कई पीढ़ियों में यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष की दिशा तय कर रही है। सवाल ये है, एक ऐसी जंग में जहां कोई भी रक्षा टिकती नहीं, आखिर जीतता कौन है? सबसे ऊंची दीवारें कौन बनाता है, या वो जो उन्हें गिराने वाली चीजें सबसे तेजी से ईजाद करता है? अगर आप देखना चाहते हैं कि ये दौड़ कैसे आगे बढ़ती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ इस कहानी के हर नए अध्याय को कवर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।